We gave a dream to every child. CB Education System, a network to all over Pakistan, under supervision of Ministry of Defence. CB Public School and College, Texla, Kent. Admission open. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जैसा कि हमें थोड़ा सा क्लास सेकेंड ईयर की जो फिज़िक्स की बुक है उसके बारे में नो हो चुका है और आज हमारा सेकंड लेक्चर है इस बारे में। तो सबसे पहले जो हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स का बेसिकली मतलब होता है किसी एक पाइप से निकलने वाला पानी जो होता है उसकी मिकदार जो होती है किसी एक टाइम में, उसको हम फ्लक्स बोलते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आप रोड के ऊपर खड़े हो के किसी एक ख़ास टाइम पे ये देखें कि एक टाइम पे कितनी गाड़ियाँ गुजरती हैं तो उसको भी हम फ्लक्स बोलते हैं। या किसी गेट के अंदर से निकलने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए ख़ास टाइम है कि अगर 1 मिनट में कितने लोग निकले हैं तो वो मतलब क्या होगा कि उस 1 मिनट का फ्लक्स होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखते हुए आप ये ज़रूर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब ये होता है कि जो बेसिक इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स हैं उनका किसी एक सरफेस से किसी एक टाइम में पास होना जो है उसको हम फ्लक्स कहते हैं। मतलब किसी एक सरफेस से अगर करंट की एक ख़ास वैल्यू 5 एम्पेयर अगर पास हो रही है तो हम ये कह सकते हैं कि इस फ्लक्स में जो करंट की वैल्यू है वो 5 है। या अगर 10 है तो इस फ्लक्स में करंट की जो वैल्यू है वो 10 है। तो बेसिकली हम सबसे पहले चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। आपके सामने डेफिनेशन अभी आ रही होगी। सो सबसे पहले हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफ़ाइन करें। तो डेफिनेशन है, फ़िज़िकल जो डेफिनेशन है यानी कि आम ज़बान में जो डेफिनेशन है वो है द नंबर ऑफ़ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया परपेंडिकुलरली। किसी एक एरिया के ऊपर 90 के एंगल पर गुज़रने वाली जो लाइंस होती हैं हम कहते हैं कि उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन है, यानी इसकी जो वो डेफिनेशन जो इसके फार्मूला को डिफ़ाइन करेगी वो कुछ ऐसे है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया इज़ डिफाइंड एज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया ए। आप जैसा कि फर्स्ट ईयर में वेक्टर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ के आए हैं। तो जब दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। और जब दो वेक्टर मल्टीप्लाई होते हैं और आंसर स्केलर आता है तो उसको हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। और जब दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और आंसर एक वेक्टर ही आता है उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो हम डेफिनेशन से चलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया इज़ डिफाइंड एज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई। सबसे पहले ये याद रखना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से। इसको बोलते हैं फाई, FI। सो फाई इज़ इक्वल टू स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एंड वेक्टर एरिया A। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E डॉट वेक्टर एरिया A। सो यहाँ पे मैंने डॉट क्यों लगाया है? बिकॉज ये एक स्केलर प्रोडक्ट है। अगर ये वेक्टर प्रोडक्ट होती तो यहाँ पे मैं क्या लगाता? क्रॉस। तो जैसा कि आपको पता है कि जब डॉट प्रोडक्ट को ख़त्म करते हैं तो आंसर क्या आता है? ये दोनों मैग्नीट्यूड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये बन जाता है कॉस थीटा। तो ये तो हो गया जी आपका एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला। अब सबसे पहले हमें ये चीज़ देखनी है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड किस पर करता है। सो नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस पास हो रही हैं किसी एक एरिया से। नंबर 2, एरिया। आपने जो एरिया डिसाइड किया हुआ है वो कितनी लाइंस को रिसीव कर रहा है। नंबर 3, एंगल, या इसको हम ओरिएंटेशन भी बोलते हैं। एंगल कौन सा है? ठीक है जी, थोड़ा सा अगर मैं आपको रिवाइज़ करवा दूं तो cos 0 जो है वो 1 होता है, cos 90 जो है वो 0 होता है और cos 180 जो है वो -1 के इक्वल होता है। तो ये होगी फ्लक्स की डेफिनेशन। आपके सामने शो भी हुई थी, आपकी बुक्स के ऊपर भी होंगी, लाजमी सी बात है। आप इनको नोट करके नोट्स लाजमी जनरेट करें ताकि आपको बाद में जो है वो ये सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि डिफरेंट एंगल्स के ऊपर फ्लक्स की जो वैल्यू है वो क्या होगी। ठीक है जी, तो हम ये फील करेंगे, हम इसको ऐसे डिफ़ाइन करेंगे कि मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा और मिनिमम फ्लक्स जो है वो कब होगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि वेक्टर एरिया जो है वो ये क्या होता है, या आप ये कह सकते हैं कि किसी भी सरफेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर है वो क्या होता है। तो सबसे पहले अगर मैं ये एक फिगर बनाता हूँ ऐसे,
और ये लेट्स सपोज इसका टॉप है, तो इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर ये इसका वेक्टर एरिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये फाइंड करते हैं कि मैक्सिमम फ्लक्स जो है वो कब होता है। तो हम मैक्सिमम फ्लक्स के लिए क्या कहेंगे, मैक्सिमम कौन सा है, 1 सबसे ग्रेटर है, 0 उससे कम है और -1 उससे भी कम है। तो हम कहेंगे कि जब कॉज का एंगल 0 हुआ तब फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम होगा। तो इसका मतलब है कि आपकी जो सरफेस है वो कुछ ऐसे पड़ी हुई होगी और लाइंस उसके अंदर से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की गुज़र रही होंगी, और इसका मतलब है कि जो वेक्टर एरिया है उसका भी एंगल कुछ ऐसे होगा। तो इसका मतलब है कि इन सारी लाइनों में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो इसका मतलब आप इसको यूँ लिख सकते हैं, फाई इज़ इक्वल टू EA कॉस थीटा, और यहाँ पे आप कह सकते हैं EA कॉस 0, सो इट विल बी इक्वल टू EA। तो जब एंगल ख़त्म हो जाता है और उस फार्मूला के सिर्फ वेरिएबल्स बाकी रहते हैं, तो ये रूल है कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो मैक्सिमम होगा। इसके बाद हम देखते हैं मिनिमम फ्लक्स कब होगा। आप खुद से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मिनिमम फ्लक्स भी बोलते हैं और इसको ज़ीरो फ्लक्स भी बोलते हैं। मिनिमम फ्लक्स कब होगा, जब आपकी सरफेस ऐसी होगी, या आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि आपकी सरफेस यूँ है, इसका वेक्टर एरिया यूँ है और फ्लक्स ये जा रहा है, लाइंस उसके अंदर से यूँ जा रही हैं। जैसा कि मेरे पास एक बुक है, तो इस बुक को अगर मैं ऐसे रखूं और यूँ फ्लक्स की लाइन निकलें तो लाजमी सी बात है इसके मैक्सिमम एरिया के अंदर से क्रॉस होंगी। लेकिन अगर मैं इस बुक को यूँ रख दूं और फ्लक्स की लाइन यूँ क्रॉस हो, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर से मिनिमम लाइंस जो हैं वो क्रॉस होंगी, बाकी सारी इसके अंदर से ऊपर से या नीचे से गुजर जाएंगी। तो इसी फार्मूले को जब हम थोड़ा सा रीराइट करते हैं तो हमारे पास बनेगा फाई इज़ इक्वल टू EA कॉस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 90 का, तो 90 डिग्री, सो कॉस 90 0 होता है, सो फ्लक्स विल बी इक्वल टू 0। तो आप ये लिख सकते हैं कि इफ़ द सरफेस इज़ प्लेस्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड देन द फ्लक्स विल बी इक्वल टू 0, एंड इफ़ द सरफेस इज़ प्लेस्ड, ये देखें, ये पैरेलल टू द फील्ड तो 0, परपेंडिकुलर टू द फील्ड तो मैक्सिमम। तो ये दो वैल्यूज़ हैं फ्लक्स की। इसके बाद है जी हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि आप किसी एक सरफेस के अंदर ढेर सारा चार्ज जो है वो इनक्लोज्ड है और आप उस सरफेस के हर पॉइंट पे फ्लक्स जो है वो फाइंड करें। क्वेश्चन मैं रिपीट कर दिया देता हूँ, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। एक बड़ी सरफेस ने एक चार्ज को अपने अंदर इनक्लोज किया हुआ है, तो आपने उसका टोटल फ्लक्स जो है वो फाइंड करना है। ठीक है जी, इस तरह के क्वेश्चन आप चैप्टर नंबर 3 क्लास फर्स्ट ईयर में करके आए, जिसमें आपने टोटल वर्क डन फाइंड किया था किसी एक सरफेस का। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि उनको हम डेरिवेट कर देते हैं, यानी छोटे छोटे पैचेस में हम उनको डिवाइड कर देते हैं ताकि हमारे पास आंसर जो है वो एंड पे आ सके। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि हमारे पास लेट्स सपोज ये एक सरफेस है और इसके अंदर एक चार्ज इनक्लोज है। हम ये सपोज करते हैं कि इसका रेडियस जो है वो R है और इसके ऊपर हमने एक पैच लिया है ये वाला, इसके ऊपर परपेंडिकुलर एरिया या वेक्टर एरिया जो है वो A है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी यहाँ से बाहर जा रही हैं। तो इस पे हमने टोटल फ्लक्स फाइंड करना है। तो हम ये सपोज करते हैं कि हमारे पास जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड वो टोटल कुछ ऐसे है, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस En। मतलब कि हमारे पास हमने उस इलेक्ट्रिक फील्ड को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड किया हुआ है। इसी तरह जो टोटल एरिया है वो इक्वल है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस An। अब हम फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो जब फर्स्ट पैच को हम डिवाइड करके हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा फाई 1 इज़ इक्वल टू E1 डेल्टा A1, यानी छोटा सा पैच कॉस थीटा। हमने चूँकि मैक्सिमम फ्लक्स को काउंट करना है
तो हमारे पास ये कॉस्ट इधर रिमूव हो जाएगा, तो हमारे पास फाई 1 की वैल्यू आएगी E1 डेल्टा A1। सिमिलरली फाई 2 किसके इक्वल होगा, E2 डेल्टा A2। इसी तरह फाई 3 E3 डेल्टा A3। कॉन्टीन्यूसली जब हम आगे लेके जाएंगे तो हमारे पास जो लास्ट फिगर आएगी वो होगी फाई n इज इक्वल टू En डेल्टा An। अब हम इसको टोटली कैलकुलेट करते हैं, मतलब कि हम ये सारी जो 1 to n वैल्यूज़ हैं अगर हम इनको ऐड कर दें तो हमारे पास जो टोटल फ्लक्स होगा फाई t वो इक्वल होगा फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई n। अब आप इसको प्लस कर दें, सो फाई t विल बी इक्वल टू E1 डेल्टा A1 प्लस E2 डेल्टा A2 प्लस En डेल्टा An। ठीक है जी। अब हम टोटल सरफेस को अगर कैलकुलेट करें तो हमारे पास आएगा फाई इज़ इक्वल टू ई सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है, जैसे कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा है, एडिशन सरफेस डेल्टा ए, मतलब ये टोटल सरफेस का एरिया। ठीक है जी। तो हमारे पास ये एक फर्स्ट फार्मूला जो है वो बना। अभी इसी फार्मूला को थोड़ा सा आगे लेके जाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला है वो क्या होता है। जैसे कि आपने लास्ट लेक्चर में कूलम्स लॉ के बारे में कहा था, F इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R स्क्वेयर। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड चूँकि एक चार्ज की वजह से होता है तो इसलिए हम इसको यूँ लिखेंगे, E इज़ इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट 1 ओवर R स्क्वेयर। ठीक है जी। इस E की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या बना, फ्लक्स T इज़ इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सरफेस ओवर R स्क्वेयर, टोटल सरफेस। ठीक है जी। तो किसी भी सर्कुलर टोटल सरफेस के लिए कितना होता है, 4 पाई R स्क्वेयर। तो हम इसको पुट कर देते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट 4 पाई R स्क्वेयर डिवाइड बाई R स्क्वेयर R से कैंसिल, 4 बाई 4 पाई से कैंसिल। तो हमारे पास टोटल फ्लक्स की वैल्यू एक और नए फार्मूले की शेप में आती है, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी। तो इसकी कंक्लूजन क्या कर सकते हैं, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू अ क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ ज्योमेट्री ऑफ द क्लोज सरफेस। मतलब किसी भी शेप का हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। द फ्लक्स थ्रू द सरफेस डिपेंड अपॉन द, कौन कौन सी चीज़ों पर डिपेंड करता है, फार्मूला हमें बताता है कि किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। एक चार्ज है और एक हमारे पास क्या है, मीडियम। मतलब हम आपके पास दो चार्जेस अगर हैं या एक चार्ज के अंदर से लाइंस क्रॉस हो रही हैं तो वहाँ पे मीडियम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, क्या वो कंडक्टर है, इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है, कौन सा है। सो मीडियम पे अभी डिपेंड करता है। सो ये एक एक्सप्रेशन था जिसका क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले रिपीट किया गया है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 का, जिसका नाम है गॉसेस लॉ। गॉसेस बेसिकली एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने एक लॉ बनाया इसी फार्मूले को लेकर, ये फाई इज़ इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी। बेसिकली उसने ये डेरिवेशन की और डेरिवेशन के बाद उसने इसको एक लॉ की शक्ल दी और उस लॉ में क्या था वो अभी हम डिस्कस करते हैं जी। गॉसेस लॉ। Gauss's law states that the net electric flux through a closed surface, किसी भी एक सरफेस में जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इज इक्वल टू द टोटल चार्ज, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, फाई ई इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज Q enclosed by the surface divided by the permittivity या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी एप्सिलॉन नॉट, या आप इसको जस्ट मीडियम भी कह सकते हैं। तो हमने इसको प्रूव करना है। सो हम एक ऐसी सरफेस सपोज करते हैं कि जिसको हम कहते हैं कि ये एक गॉसियन सरफेस है। तो वो सरफेस
की फॉर्मेशन हम कुछ यूँ बना लेते हैं। इर्रेगुलर एक शेप है, तो हम कहते हैं एक चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है Q1, एक यहाँ पे पड़ा हुआ है Q2, एक यहाँ पे पड़ा हुआ है Q3, एक यहाँ पे पड़ा हुआ है Q4 और एक यहाँ पे पड़ा हुआ है Qn, और इस दरमियान में डॉट है। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा चार्जेस डिफरेंट पॉइंट्स पर पड़े हुए हैं। तो हम ये सपोज़ करते हैं कि अगर हमने टोटल फ्लक्स फाइंड करना है इस फील्ड का, तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल फ्लक्स इक्वल है Q का फ्लक्स जिसको हम phi1 कहेंगे, Q2 का फ्लक्स जिसको हम phi2 कहेंगे, Q3 का फ्लक्स जिसको हम phi3 कहेंगे और Qn का फ्लक्स जिसको हम phi कहेंगे। ठीक है जी। अभी आपने फार्मूला पढ़ा था टोटल इज इक्वल टू Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट प्लस Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट प्लस डॉट 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 Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये चीज़ आपको क्लियर नज़र आ रही है कि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट सब में सेम है, तो इसका मतलब है कि फाई टोटल इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें, अंदर बच गया आपके पास Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 Qn। सारे चार्जेस को जब प्लस किया जाता है तो आपको पता है कि हम उसको सिग्मा की शेप में लेके आते हैं, तो हमारे पास टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट सिग्मा। अब ये लिखने का तरीका देख लें, 1 से हम n तक गए हैं तो आपने जस्ट क्या करना है, 1 यहाँ पे लिखना है, n यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे जस्ट आपने एक चीज़ कर देनी है, i इज़ इक्वल टू। अगर यहाँ पे हम 10 तक जाते हैं तो इसका मतलब 1 यहाँ पे आता, 10 यहाँ पे आता और यहाँ पे i इज़ इक्वल टू। तो कौन किस चीज़ को हमने प्लस किया है, Q, और Q के साथ हमने i लगाना है, यानी i जो है वो 1 बाई 1 इंक्रीज़ करके n तक जाएगा। तो इसका मतलब है ये क्या हो गया, टोटल चार्ज। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं फाई इज़ इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये कैपिटल Q लिखने का मकसद क्या है कि इसका मतलब है टोटल चार्ज। तो इसका मतलब है दस गॉसेस लॉ शोज दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज़ 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। ठीक है जी, ये हो गया जी हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक प्रूफ, और प्रूफ के साथ हमने ये देखा है कि किसी भी सरफेस के अगेंस्ट अगर हम चार्ज को या फ्लक्स को फाइंड करना चाहें तो हम इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि परमिटिविटी की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है। सो होप सो कि आप लोगों को ये लेक्चर काफ़ी अंडरस्टैंडिंग लगा होगा। आप इसको रिवाइज़ करें, नोट्स क्रिएट करें। इसके बाद एक एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ के बारे में कुछ 2 टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर गौर करें। यही फार्मूला यूज़ करके आप उनकी डेरिवेशंस को जो है वो कर सकते हैं। बुक के ऊपर सॉल्व्ड हैं, अगर क्लियर नहीं होती तो लाजमी कमेंट्स में हमें बताएं, आपको वो भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। नोट्स लाजमी जनरेट करें ताकि लेक्चर्स आपके पास एक हार्ड फॉर्म में सेव्ड हों। सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।